गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई एम डॉक्टर अज़मी नकवी, साइंटिस्ट एंड मेंटोर इन वुमेन डिग्री कॉलेज। तो बच्चे, हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट की है एमसीक्यू की, जिसमें कि हम लोगों ने स्टार्ट किया था एमसीक्यू ऑन सेल डेथ, देन सेल इंजरी एंड देन सेलुलर अडेप्टेशन। और आज हम लोग करते हैं एमसीक्यू ऑन इन्फ्लेमेशन एंड हीलिंग। तो इसके बाद भी आपको कुछ एमसीक्यूज मिलेंगे इसी एमसीक्यूज की सीरीज में। तो चलिए, आज की इस सीरीज में हम लोग देखते हैं कुछ एमसीक्यूज इन्फ्लेमेशन एंड हीलिंग में, जो कि हमने बेस्ट कोशिश की है कि यही क्वेश्चन जो है वो एग्जाम्स में अमूमन पूछे जाते हैं। तो या तो आपको एक आइडिया भी होगा कि अच्छा इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो हो सकता है सेम टू सेम भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। तो भाई बच्चों, तो इन्फ्लेमेशन एंड हीलिंग आप लोगों ने पैथोलॉजी में चैप्टर पढ़ा होगा कि इन्फ्लेमेशन क्या होता है। वेनेवर जब भी हम लोग की टिश्यू में कोई चोट लगती है, तो हम लोग का जो टिश्यू होता है वो रिस्पॉन्स करता है। भाई किसी तो तरीके से टिश्यू रिस्पॉन्स करेगा। या तो जब भी अगर टिश्यू में पैथोजन घुस जाएगा और प्रॉब्लम आ जाएगी, कोई इंजरी हो जाएगी, तो जिस तरीके से टिश्यू रिस्पॉन्ड करता है, तो उसको हम लोग इन्फ्लेमेशन कहते हैं। और इन्फ्लेमेशन के बाद जो नेक्स्ट जो स्टेप होता है वो हीलिंग होता है। मतलब कि वो जो चोट है जो कि टिश्यू में लगी है वो हील होगी, मतलब ठीक होगी। चलिए, तो ये पूरा चैप्टर है जो कि काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आप लोगों ने पैथोलॉजी में पढ़ा भी होगा। तो चलिए, कुछ इसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हम लोग देखते हैं। तो बच्चों, क्या है ये पहला वाला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कार्डिनल साइन ऑफ द इन्फ्लेमेशन। आप लोगों ने जब जैसे ही इन्फ्लेमेशन चैप्टर स्टार्ट होता है, जब ये बताया जाता है कि इन्फ्लेमेशन मतलब होता है जो टिश्यू रिस्पॉन्ड करता है, जब भी टिश्यू में कोई चोट लगती है या कोई बैक्टीरिया वायरस आता है, तो इसके जो मेन जो कार्डिनल साइन है, जो डायग्नोस्टिक साइन है, आप पता कैसे लगाओगे, आप डायग्नोज करे कैसे करोगे कि इन्फ्लेमेशन हुआ है या नहीं हुआ है। तो इसके लिए आपको 5 कार्डिनल साइन पढ़ाए जाते हैं, जो कि इन्फ्लेमेशन के साइन है, जो कि डायग्नोस्टिक साइन है, जिससे आप पता लगा सको कि इन्फ्लेमेशन हुआ है या नहीं हुआ है। तो इसके 5 साइंस कौन-कौन से हैं? रेडनेस, जो कि रूबोर कहते हैं, आपको लैटिन वर्ड जो है वो भी याद होने चाहिए, क्योंकि वो भी अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। रेडनेस, देन ट्यूमर, जिसको कि हम लोग स्वेलिंग कहते हैं, देन कॉलर, जो कि हम लोग हीट, जिसमें कि वार्म, जब भी चोट लगती है तो उसमें वार्मनेस आ जाती है। ओके। देन पेन, जब भी आपको कोई कहीं भी इन्फ्लेमेशन होता है तो उसमें आपको पेन भी होगा। और एक लास्ट में एक और बाद में एक और कार्डिनल साइन दिया गया, जिसको हम लोग बोलते हैं लॉस ऑफ फंक्शन। मतलब कि जब भी कोई इन्फ्लेमेशन होता है तो उसमें रेडनेस होती है, उसमें ट्यूमर मतलब कि स्वेलिंग हो जाती है, क्योंकि उसमें इडिमा क्रिएट हो जाता है। ओके। देन उसमें कलौर, मतलब कि उसमें वार्मथ, आपने देखा होगा चोट लगती है तो हल्का सा वो वार्मथ एरिया, या आपके बॉडी में जब भी आपको कोई बुखार होता है, कुछ होता है, तो आपको वार्मथ होती है, टेम्परेचर आपकी बॉडी में दिखाई देता है। देन पेन होता है। देन उसके बाद वो जो एरिया है उसका लॉस ऑफ फंक्शन, मतलब फंक्शन का लॉस हो जाता है। तो ये साइन, ये 5 कार्डिनल साइन है, जो कि इन्फ्लेमेशन के 5 कार्डिनल साइन दिए गए थे। इसमें एक बात और बच्चों, जो क्वेश्चन आते हैं वो है कि देखिए, रेडनेस, ट्यूमर, केलॉर एंड डॉलर, मतलब कि रेडनेस, स्वेलिंग, हीट एंड पेन, ये जो था वो जो साइंटिस्ट जिन्होंने दिया था उसका उनका नाम था सेल्सियस। और जो लास्ट जो लॉस ऑफ फंक्शन जो साइन, जो कार्डिनल साइन था, उसको विर्चाउ। ये साइंटिस्ट के नाम भी आ जाते हैं कि स्टार्टिंग की जो 4 साइन है वो सेल्सियस ने दिए थे, और लास्ट जो लॉस ऑफ फंक्शन था वो विर्चाउ ने दिए थे। तो क्या क्वेश्चन पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कार्डिनल साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन। इनमें से कौन सा जो साइन है वो कार्डिनल साइन है इन्फ्लेमेशन का? रेडनेस, कूलनेस, नमनेस या डिहाइड्रेशन? तो इट इज द रेडनेस, जो कि कार्डिनल साइन है इन्फ्लेमेशन का। चलिए बच्चों, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। आई होप हम जो डिस्क्राइब कर रहे हैं वो आप लोग को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि साथ साथ में डिस्क्रिप्शन इज मस्ट। हो सकता है आपने उतने अच्छे से चैप्टर नहीं पढ़ा हो, तो इसलिए डिस्क्रिप्शन देने से आप लोग को इधर उधर की चीजें भी याद आ जाएंगी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ इन्फ्लेमेशन। भाई जब भी हम लोगों के बॉडी में कोई पैथोजन घुसता है या कभी भी कोई टिश्यू में चोट लगती है, तो इन्फ्लेमेशन क्यों होता है, उसका काम क्या होता है? ओके। क्या होता है उसमें, अगर हम लोग इसमें ऑप्शंस देखेंगे, तो कॉज द टिश्यू डैमेज, टिश्यू को डैमेज करने के लिए इन्फ्लेमेशन होता है, या इम्यून रिस्पॉन्स को प्रिवेंट करने के लिए होता है, या एलिमिनेट करने के लिए होता है इंजुरी का कॉज, और हीलिंग को प्रमोट करना।
इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए हम लोगों के बॉडी में कोई बैक्टीरिया कहीं टिश्यू में घुस गया, तो इन्फ्लेमेशन का काम होता है कि वो जो कॉज किसकी वजह से वो इंजरी हुई है, बैक्टीरिया की वजह से इंजरी हुई है, तो बैक्टीरिया को रिमूव करना और उस बैक्टीरिया ने जो भी हार्म पहुंचाया है उसको हील करना, ये काम होता है, ये प्राइमरी काम होता है इन्फ्लेमेशन का। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिए कि इन्फ्लेमेशन का काम होता है वो जो वजह है जिसकी वजह से वो टिश्यू इंजर्ड हुआ है, उसको रिमूव करना और जो भी उसने उसने तोड़ा-फाड़ी मचाई है उस पैथोजन ने, उसको हीलिंग, उसको ठीक करने का काम होता है इन्फ्लेमेशन का। ओके बच्चों, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड क्या कहती है? विच ऑफ द फॉलोइंग मीडिएटर इंक्रीज द वेस्कुलर परमिएबिलिटी ड्यूरिंग इन्फ्लेमेशन? देखिए, इसमें हम आपको बताते हैं क्वेश्चन क्या पूछा है। कौन सा ऐसा मीडिएटर है जो कि वेसल्स जहां पे हम लोग का ब्लड बह रहा होता है उसको उसमें उसकी परमेबिलिटी को बढ़ाना जबकि इन्फ्लेमेशन होता है। देखिए, इसमें स्टोरी ऐसे होती है कि मान लीजिए आपके टिश्यू में कोई भी पैथोजन घुसा, मान लीजिए बैक्टीरिया घुसा, वो तो टिश्यू में है और डब्ल्यूबीसी कहाँ होता है? डब्ल्यूबीसी वेसल्स मतलब ब्लड में बह रहा होता है और ब्लड कहाँ होता है? वेसल्स के अंदर होता है। अब उस डब्ल्यूबीसी को वेसल्स में से निकल के टिश्यू तक पहुंचना है। ओके, कैसे पहुंचेगा? ऐसे ही तोड़ के नहीं चला जाएगा, क्योंकि जो आपका बैक्टीरिया है वो टिश्यू में है और डब्ल्यूबीसी जो उसको किल करेगा वो वेसल्स में है। तो ये जो डब्ल्यूबीसी है इसको वेसल्स में से निकल के बाहर टिश्यू तक जाना है। वो कैसे जाएगा? इसके लिए कुछ स्टेप के प्रोसेस होते हैं। सबसे पहले क्या होगा, जब भी टिश्यू इंजरी होगी, वेसल्स जो है सबसे पहले क्या करेगी, वैसो कंस्ट्रक्शन सबसे पहला स्टेप है। वैसो कंस्ट्रक्शन मतलब जो वेसल्स की जो अंदर की लाइनिंग होती है, जो एंडोथेलियल लाइनिंग होती है, वो सबसे पहले कंस्ट्रक्ट करेगी, मतलब सिकुड़ेगी। थोड़े टाइम के लिए सिकुड़ेगी लेकिन वो कंस्ट्रक्ट करेगी। उसके बाद क्या होगा, वो जो एंडोथेलियल लाइनिंग है वो फैल जाएगी, वैसो डायलिटेशन कहते हैं जिसको हम लोग। जब ये वैसो डायलिटेशन होगा तब क्या होगा, वो एंडोथेलियल लाइनिंग जो कि रेगुलर थी उनमें जो है वो गैप्स बन जाएंगे। ओके, और उन्हीं गैप्स और उसको हम लोग कहते हैं, गैप के बनने को हम लोग कहते हैं वेस्कुलर परमिबिलिटी। अब वेसल्स ने गैप बना दिए और कहा डब्ल्यूबीसी को, अब मैंने गैप बना दिया है, तुम यहाँ से निकलो और टिश्यू तक जाओ और वहां पे जाके जो पैथोजन है उसको किल कर दो। ओके, तो इसको हम लोग वेस्कुलर परमिबिलिटी कहते हैं। ओके, तो उसके बाद वो जो डब्ल्यूबीसी है, न्यूट्रोफिल है या मैक्रोफाज है, वो वेसल्स में से, ब्लड वेसल्स में निकलेगा, टिश्यू तक जाएगा, उसको वहां पे किल कर देगा। ओके, तो यहाँ ये पूछा गया है इस क्वेश्चन में कि ऐसा कौन सा केमिकल है, ऐसा कौन सा बॉडी में केमिकल है जो कि वेसल्स को, ब्लड वेसल्स को परमिएबल मतलब छन्नीदार बना देता है, ताकि डब्ल्यूबीसी निकल के बाहर जाए, टिश्यू तक जाए और वहां उसको किल कर दे। तो इसमें इसका द राइट आंसर है हिस्टामिन। हिस्टामिन जो होता है वो वेस्कुलर परमेबिलिटी को, वेसल्स को छन्नीदार बनाने में काम में आता है और वो जिसके और उसी के बाद जो होता है अंदर के जो डब्ल्यूबीसी है वो निकलते हैं ब्लड वेसल से और बाहर जाके टिश्यू में जो भी पैथोजन है उसको किल करते हैं। ओके, इसमें बाकी जो आपके ऑप्शन दिए हुए, फॉर एग्जांपल इंटरफ्रॉन, इंटरफ्रॉन का क्या काम होता है? इंटरफ्रॉन जो होता है, मान लो कोई वायरस है वो किसी सेल पे अटैक करता है, तो वो सेल तो बेचारा उस पे तो अटैक हो गया, लेकिन वो आस-पास के सेल्स को इन्फॉर्म कर देता है कि भई मेरे अंदर तो वायरस आ गया है, तुम लोग अपने आप को बचा लो। ओके, तो ये किसका काम होता है बताने का? अड़ोसी-पड़ोसी सेल्स का, कि भई यहाँ तो आ गया है वायरस, तुम अपने आप को बचा लो। तो ये इंटरफेरॉन होता है। इंटरफेरॉन्स का काम होता है बताने का कि भाई आसपास के सेल्स जो है वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर लें। एल्बुमिन का काम कहाँ होता है? एल्बुमिन का काम हीमोडायनामिक डिसऑर्डर्स में आपने पढ़ा होगा, हमने बताया भी था अपनी पिछली स्लाइड्स में कि एल्बुमिन जो होता है उसकी वजह से ऑस्मोटिक ऑनकोटिक प्रेशर मेंटेन होता है। ओके, एंड हीमोग्लोबिन का आप लोग मालूम है वो ऑक्सीजन को कैरी करने में काम में आता है। तो इसका राइट आंसर है हिस्टामिन। याद रखिए कि वैस्कुलर परमेबिलिटी जो बढ़ती है इन्फ्लेमेशन के टाइम वो हिस्टामिन की वजह से बढ़ती है। तो बच्चों, आप लोग को हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है, क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, आप लोग प्लीज हमको मैसेज करिए। आप लोग इस पे मैसेज मैसेज करिए इसको। अगर अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक करिए
एंड शेयर करिए सो दैट पता लगे कि हाउ इज द कंटेंट, स्टूडेंट्स को ये अच्छा लग रहा है, एक्सप्लेनेशन अच्छा है या नहीं है। चलिए बच्चों बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मूवमेंट ऑफ ल्यूकोसाइट फ्रॉम द ब्लड वेसल टू द साइट ऑफ इंजरी। बच्चे देखिए क्या पूछा हुआ है, ल्यूकोसाइट मतलब डब्ल्यूबीसी का ब्लड वेसल से निकलकर टिश्यू तक पहुंचना, क्यों जाएगा टिश्यू तक, क्योंकि टिश्यू में कोई इंजरी हो गई है। अब इंजरी को ठीक कौन करेगा, डब्ल्यूबीसी करेगा, लेकिन डब्ल्यूबीसी कहाँ है, डब्ल्यूबीसी ब्लड वेसल्स के अंदर बह रहा है, तो वो ब्लड वेसल्स से निकलेगा, निकल के टिश्यू तक जाएगा। तो उस ब्लड वेसल्स से निकलने के प्रोसेस को, डब्ल्यूबीसी के ब्लड वेसल से निकलने के प्रोसेस को क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है डायपेटिसिस। ऑप्शन नंबर सी, डायपेटिसिस कहा जाता है। चलिए बच्चों बढ़ते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सेल्स आर प्राइमरली इन्वॉल्व इन एक्यूट इन्फ्लेमेशन। जब आप लोगों ने इन्फ्लेमेशन एंड हीलिंग चैप्टर पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि इन्फ्लेमेशन दो टाइप के होते हैं, एक्यूट इन्फ्लेमेशन एंड क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। एक्यूट इन्फ्लेमेशन जो कि उसी टाइम कोई चोट लगी है और उसी टाइम जो इन्फ्लेमेशन हुआ है दैट इज एक्यूट इन्फ्लेमेशन। लेकिन अगर कोई इन्फ्लेमेशन काफी दिन से कोई पैथोजन बार बार अटैक कर रहा है, या काफी दिन से कोई जो एजेंट है वो बार बार किसी ऑर्गन को चोट पहुंचा रहा है, तब जो इन्फ्लेमेशन होगी उसको क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन कहते हैं। और एक्यूट इन्फ्लेमेशन होता है जो उसी उसी टाइम चोट लगी है। ओके, तो इसमें बोला है कौन से सेल्स जो होते हैं वो एक्यूट इन्फ्लेमेशन में रोल प्ले करते हैं, कौन से डब्ल्यूबीसी रोल प्ले करते हैं। तो इसका राइट आंसर है न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स जो कि साइज में सबसे छोटे होते हैं, नंबर में सबसे ज्यादा होते हैं, उनका न्यूक्लियस मल्टी लोब्ड होता है। ओके, तो वो रोल प्ले करते हैं एक्यूट इन्फ्लेमेशन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन जो है वो कैसे पता चलता है। मान लो किसी ऑर्गन में आपको कोई इन्फ्लेमेशन दिखाई दे रही है, तो कैसे मालूम चलेगा कि वहां पे क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है। क्या चीज दिखाई देगी आपको, प्लाज्मा सेल दैट मीन्स की बी सेल्स, मैक्रोफाजेस दिखाई देंगे, या न्यूट्रोफिल्स दिखाई देगा, ये प्लेटलेट्स दिखाई देगा, या मास्ट सेल दिखाई देगा। देखिए आप लोग ध्यान रखिए कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन में आपको न्यूट्रोफिल्स दिखाई देंगे और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में आपको प्लाज्मा सेल दैट मींस बी सेल एंड माइक्रो मैक्रोफाजेस दिखाई देंगे, जो कि ग्रैन्युलोमा फॉर्मेशन हो जाता है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में, वहां पे आपको प्लाज्मा सेल्स एंड मैक्रोफाजेस दिखाई देंगे। ओके, तो आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिए कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन में आपको न्यूट्रोफिल्स दिखाई देंगे और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में आपको प्लाज्मा सेल दैट इज बी सेल एंड द मैक्रोफाजेस दिखाई देंगे। चलिए बच्चों बढ़ते हैं हम लोग, चलते चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइटोकाइंस प्ले अ की रोल इन फीवर प्रोडक्शन। जब भी इन्फ्लेमेशन होता है, जब भी कोई आपके पैथोजन एंटर करता है, तो आप देखते हैं कि आपकी बॉडी में फीवर होता है ना। वो एक साइन है, वो एक इंडिकेशन है कि बॉडी में आपके कोई जो पैथो फोन बंद करते हैं वाला। जी चलिए बच्चों, तो कौन सा ऐसा साइटोकाइन है जो, साइटोकाइन आपको मालूम है मैसेंजर, आप इसको मैसेंजर समझ लो। जब साइटोकाइन जो होता है वो बी सेल को बढ़ाने के लिए, टी सेल को बढ़ाने के लिए, ऐसे बहुत से रोल होते हैं, साइटोकाइन का पूरा एक चैप्टर होता है। तो कौन सा साइटोकाइन है जो कि मेजर रोल प्ले करता है फीवर जो आपकी बॉडी में दिखता है उसके प्रोडक्शन के लिए। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो है इंटरल्यूकिन 1। इंटरल्यूकिन 1 जो है वो रोल प्ले करता है आपके फीवर जब आता है उसमें। चलिए बच्चों बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, आप लोग रिकैप कर रहे होंगे और आप लोग को लग रहा होगा कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द फर्स्ट स्टेप इन टिश्यू रिपेयर। कौन सा पहला स्टेप होता है जब भी आपकी बॉडी में कोई पैथोजन एंटर करता है या आपके कोई चोट लगती है, तो पहला जो स्टेप है वो कौन सा होता है टिश्यू रिपेयर करने के लिए। ओके, तो देखिए बहुत ही साफ साफ इसमें दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर थर्ड इन्फ्लेमेशन। जैसे ही आपके बॉडी में कोई चोट लगती है, सबसे पहला क्या होगा, सबसे पहला जो इंडिकेशन क्या होगा, इन्फ्लेमेशन, रेडनेस दिखाई देगी, वार्मथ दिखाई देगी, वहां पे स्वेलिंग हो जाएगी। फॉर एग्जांपल आप लोग किसी हनी बी ने काट लिया, आप देख रहे हैं जैसे ही काटा वैसे ही आप लोग देख रहे हैं उसमें लाल हो गया वो एरिया। ओके, उसमें वो रेडनेस के साथ उसमें एक सूजन सी आ गई, वो इडीमा होता है। ओके, क्यों होता है वो, क्योंकि ब्लड वेसल्स के अंदर से फ्लूइड बाहर आ जाता है।
क्योंकि डब्ल्यूबीसी फौरन बाहर आ जाता है जैसे ही आपको हनी बी काटती है, तो वहां पे आपको सूजन दिखाई देती होगी, ठीक है। तो रिबॉर आपको रेडनेस दिखाई देगी, आपको सूजन दिखाई देगी, आपको लाली दिखाई देगी। तो जब भी टिश्यू रिपेयर करने करने का जो पहला स्टेप होता है वो होता है इन्फ्लेमेशन। बल्कि बाकी जो स्टेप्स हैं वो भी होते हैं टिश्यू रिपेयर में, लेकिन वो बाद में आते हैं। सबसे पहला स्टेप कौन सा होता है टिश्यू रिपेयर में? इन्फ्लेमेशन। जो आप लोग को 5 कार्डिनल साइन है सबसे पहले वो दिखाई देंगे। सो पहला स्टेप टिश्यू रिपेयर का होता है वो है इन्फ्लेमेशन। चलिए बच्चों बढ़ते हैं हम लोग आगे। ग्रैन्युलेशन टिश्यू इज प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ, देखिए बच्चों क्या ग्रैन्युलेशन टिश्यू क्या है। देखिए हमने बताया था हम लोग की इन्फ्लेमेशन दो टाइप की होती है, एक्यूट इन्फ्लेमेशन एंड द क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। एक्यूट इन्फ्लेमेशन में हम लोगों ने न्यूट्रोफिल्स देखा, मेजर रोल जो होता है न्यूट्रोफिल्स का होता है। एक्यूट इन्फ्लेमेशन वो होती है जिसमें कि उसी उसी टाइम चोट लगी है, ओके। कोई बहुत दिनों से चोट नहीं लग रही, उसी उसी टाइम चोट लगी है। दूसरा क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, जिसमें कि बहुत दिन तक उस टिश्यू में चोट लग रही है, आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो, बार बार उसमें चोट लग रही है, तब आपका हो जाएगा क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, ठीक है। जब क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होता है तो उस वहां पे ग्रेन्युलोमा बन जाता है। ग्रेन्युलोमा मतलब आपको देखने को मिलेगा बंच ऑफ सेल्स, वहां पे देखने को मिलेंगे। वहां पे आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा? बी सेल्स देखने को मिलेगा। वहां पे आप लोगों को और क्या देखने को मिलेगा? अपना ये बंद कर दे। हाँ चलिए। तो ग्रेन्युलेशन टिश्यू में आप लोग को क्या देखने को मिलेगा? ओके। तो आप लोग को ग्रेन्युलेशन टिश्यू में न्यूट्रोफिल्स तो नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपको मालूम है वो आपको एक्यूट इन्फ्लेमेशन में दिखते हैं। प्लेटलेट्स भी हैं, वो जो होते हैं वो आपके जैसे ही ब्लड क्लॉटिंग में आपको देखने को मिलेगा। कोलेजन आपको बाद में देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा फिब्रोब्लास्ट एंड न्यू कैपिलरीज। न्यू कैपिलरीज इसलिए क्योंकि वो चीज हील होने की कोशिश कर रही है। जब हील होने की कोशिश कर रही है तो वहां पे ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट पहुंचाना बहुत जरूरी है, और वो कहाँ से पहुंचेगा? वो न्यू कैपिलरीज से पहुंचेगा। और फिब्रोब्लास्ट क्या होता है? फिब्रोब्लास्ट जो होता है वो जब वो हीलिंग हो रहा होता है तब वो एक टाइप का सेल्स है जो कि उसको हील करता है। तो ग्रेन्युलेशन टिश्यू जो कि आपको क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में दिखाई देगा, वो आपको वहां पे आपको फिब्रोब्लास्ट एंड न्यू कैपिलरीज देखने को मिलेगी, ओके। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं। विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर द कोलेजन सिंथेसिस ड्यूरिंग वूंड हीलिंग? कौन सा ऐसा विटामिन है जो कि कोलेजन के सिंथेसिस, कोलेजन क्या होता है? कोलेजन जब आपका टिश्यू को हीलिंग करने के लिए, कोलेजन एक टाइप का एक इट्स अ प्रोटीन जो कि उसके हीलिंग में काम में आता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कोलेजन वो प्रोटीन है जो कि हील करता है। जब आप लोग एज करते हो तो आपका कोलेजन जो होता है स्किन का वो खत्म होने लगता है उस तरीके से, और आपकी स्किन नीचे आ जाती है। तो वो वो भी कोलेजन है। और जब वुंड हीलिंग होती है, किसी भी वुंड हीलिंग के लिए कोलेजन एक प्रोटीन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसमें से कौन सा ऐसा प्रोटीन है जो कोलेजन दैट मीन्स की चोट की हीलिंग में काम में आता है? तो द राइट आंसर इज विटामिन सी। विटामिन सी इज द विटामिन जो कि कोलेजन जो कि चोट की हीलिंग में काम में आता है उसके लिए जरूरी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, देखते जाइए। विच टाइप ऑफ हीलिंग अकर्स व्हेन अ वुंड इज क्लोज्ड एंड सुचर विद सुचर? क्या मतलब हो? देखिए दो टाइप की चोट होती है, एक तो प्राइमरी इंटेंशन होता है, एक सेकेंडरी इंटेंशन होता है। अब ये कौन सी दो टाइप की चोट होती है? अगर कोई चोट बिल्कुल शार्प किसी नाइफ से कटी हो, बिल्कुल क्लीन नाइफ से कटी हो, बिल्कुल क्लीन, बिल्कुल शार्प, ऐसे बिल्कुल इट्स लाइक बिल्कुल शार्प से कटा हो और उसमें कुछ ऊबड़-खाबड़ कुछ ना हो, तो दैट इज़ द प्राइमरी इंटेंशन। लेकिन अगर कोई चोट जो है वो फैली हुई है, खुरदुरी है, बड़ी है, जिसमें कि सूचर मतलब आप टाँके नहीं लगा सकते, दैट इज़ द सेकेंडरी इंटेंशन। तो क्या पूछा है कि कौन सी हीलिंग जो है होती है उस वाली चोट में जिसको कि टाकों से ठीक कर दिया जा सकता है? तो ये है हीलिंग बाय द प्राइमरी इंटेंशन। प्राइमरी इंटेंशन वो चोट है जो कि शार्प है और उनको आराम से उनमें टाके लगाए जा सकते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी इंटेंशन। जबकि सेकेंडरी इंटेंशन बड़ी चोट होती है और उसमें टाके लगाना, सूचर करना मुश्किल होता है, ओके। तो दैट इज द सेकेंडरी इंटेंशन। इसका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखिए। द प्रोसेस ऑफ द न्यू ब्लड वेसल फॉर्मेशन इन हीलिंग इज कॉल्ड। देखिए जब भी आपकी कोई चोट लगती है तो वहां पर
ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है और ज़्यादा न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होती है, तो कैसे फुलफिल होगी वो रिक्वायरमेंट? पूरी कैसे होगी? ब्लड भी ज़्यादा पहुँचना चाहिए, ऑक्सीजन भी ज़्यादा पहुँचना चाहिए, न्यूट्रिएंट भी ज़्यादा पहुँचना चाहिए, तो वो कैसे पूरी होगी वो रिक्वायरमेंट? वो ऐसे पूरी होगी कि वहाँ पे नए ब्लड वेसल फॉर्मेशन होगा। नए ब्लड वेसल्स मतलब नए-नए ब्लड वेसल्स फॉर्मेशन होगा। इस नए ब्लड फॉर्मेशन को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है एंजियोजेनेसिस, ठीक है? न्यू ब्लड वेसल फॉर्मेशन, नए ब्लड के वेसल्स के बनने को हम लोग एंजियोजेनेसिस कहते हैं। चलिए बच्चों, the enzyme that is responsible for remodeling of the collagen during the final stage of the wound healing। देखिए, कोलाजन जो होता है हमने आपको बताया कि वो वुंड मतलब जब चोट लगती है तो ये वो प्रोटीन है जो कि चोट को स्ट्रांग बनाता है। देखें आप, कोई भी चोट स्ट्रांग बनती है, ठीक है? तो उस चोट को स्ट्रांग बनाने के लिए कोलेजन अपने आप को मॉडिफाई करता है। जो कोलेजन आपको चोट के पहले स्टेज में दिखेगा, वो आपको बाद में नहीं दिखेगा। दैट मीन्स कि कोलेजन पहले बनता है, एक टाइप का कोलेजन पहले बनता है, फिर टूट जाता है, फिर दूसरा टाइप के कोलेजन में वो कन्वर्ट हो जाता है। तो वो सेल्स जो कोलेजन के किसी काम के नहीं है, वो मैक्रोफेज उनको खा लेता है, फिर दूसरे टाइप का कोलेजन बनता है। ओके, तो इसके जब ये कोलेजन जो है वो जो बनता है तो उसमें कौन सा एंजाइम काम में आता है? तो इसमें देखिए आपको नाम से ही बता रहा है कोलेजिनेजेस। ये वो एंजाइम है जो कि कोलेजन को रीमॉडल करता है। ओके, मतलब एक कोलेजन से दूसरे कोलेजन में कन्वर्ट करता है। तो कौन सा ऐसा एंजाइम है? इट इज द कोलेजिनेजेस। चलिए बच्चों, बढ़ते हैं आगे हम लोग। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है और आपके किसी काम का है और लगता है कि हाँ, ये कंटेंट पढ़ के हमें एक्सप्लेनेशन मिल रहा है, तो आप प्लीज इसको थम्स अप कीजिए एंड आप इसको शेयर करिए, एंड आई वांट एवरीबॉडी टू गिव द थम्स अप। ओके, सो दैट आई कैन नो कि कितने कितने थम्स अप हमारे पास आए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ स्कार फॉर्मेशन ड्यू टू एक्सेसिव कोलेजन डिपोजिशन? हमने आपको बताया कोलेजन एक वो प्रोटीन है जो कि आपके जब चोट लगती है, जब भी टिश्यू रिपेयर होता है उस टाइम ये कोलेजन उस चोट को स्ट्रेंथन मतलब कि स्ट्रांग बनाता है। तो अगर कई बार ऐसा होता है, आपने अगर रॉबिन्स देखा होगा तो उसमें आपने देखा होगा एक पिक्चर दिखाई दी है जिसमें कि एक्सेसिव मतलब कोलेजन कुछ ज्यादा ही डिपॉजिट हो गया, तो आप लोग की चोट जो है वहां पे कुछ उभरा उभरा सा स्ट्रक्चर दिख गया। चोट ठीक हुई, एक चोट ठीक होती है आपको पता भी नहीं चलता कि चोट थी भी और लगी भी थी। कई बार क्या होता है, वो चोट के ऊपर कुछ एक्स्ट्रा एक्सेसिव कोलेजन डिपॉजिट हो जाता है, तो उस टाइप के स्कार को, उस टाइप की चोट को क्या कहा जाता है? उसको कहते हैं केलॉइड। केलॉइड वो चीज है जिसमें कि कोलेजन जो कि चोट जब लगती है तब उसको स्ट्रेंथन करता है, लेकिन अगर ज्यादा जमा हो जाए तो उसको हम लोग कहते हैं केलॉइड। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? इन विच कंडीशन इज द ग्रेन्युलोमेटस इन्फ्लेमेशन कॉमनली सीन? कौन सा ऐसी कंडीशन है जिसमें कि ग्रेन्युलोमा फॉर्म हो जाता है? दैट मीन्स कि क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो गया है। अगर किसी को कोई बीमारी हुई, उसने स्टार्टिंग में ध्यान नहीं दिया जब वो एक्यूट इन्फ्लेमेशन हुआ था, और वो बीमारी बढ़ती गई, वो जो एजेंट था, वो जो बैक्टीरिया था, वो अटैक करता गया और वो जो एक्यूट इन्फ्लेमेशन था वो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में कन्वर्ट हो गया, और आपको वहां पे न्यूट्रोफिल्स ना दिखाई देके आपको मैक्रोफाजेस, प्लाज्मा सेल वो दिखाई देंगे, और वहां पे ग्रेन्युलोमा बन जाएगा, ग्रुप ऑफ सेल्स बन जाएंगे। तो ऐसी कौन सी कंडीशन में आपको ये दिखाई देता है? तो भैया बच्चों, राइट आंसर इज ट्यूबरकुलोसिस, टीबी में ये चीज दिखाई देती। तो बच्चों, लोग के ये क्वेश्चन जो कि मेन जो बिल्कुल आपके सिलेक्टेड क्वेश्चंस थे, जो कि आपको तकरीबन पूरे क्रॉन इन्फ्लेमेशन से आपको तकरीबन सारे ही एरिया को कवर कर लिया गया है, वो आपके साथ ये प्रेजेंट किया गया है, और होप आप लोग को अच्छा लगा होगा, आपका इन्फॉर्मेशन आपको पूरी गई होगी। और चलिए बच्चों, नेक्स्ट लेकर आएंगे आपके साथ कुछ और एमसीक्यूज किसी और चैप्टर पे इसी सीरीज में। और तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, खेलते रहिए, एंड बहुत इंपॉर्टेंट है कि पढ़ते रहिए।